नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपकी वीकली यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर की डोज में। जुलाई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जो भी टॉप करंट अफेयर्स रहे यहाँ पे उनके बारे में यहाँ चर्चा करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि उसको बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रखा जाए हमेशा की तरह। मेक श्योर आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इस सेशन का भरपूर फायदा मिल पाए। यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। वुड लाइक टू टेल यू कि इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको एक टेलीग्राम चैनल आकाश संदेव जी के बूस्टर पे मिल जाएगा। आप इसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को, या फिर यू कैन सिंपली सर्च अबाउट दिस चैनल एज वेल। क्योंकि ये वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर है और आप वीकेंड में हो इस समय, इट्स सैटरडे टुडे। सो अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई वीकेंड जो है उसमें हम पढ़ाई से रेस्ट लेते हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। बट व्हाट आई फील इज कि आपको हमेशा इस टाइम को, मतलब अगर ये पूरा टाइम है तो इसको 25% टाइम कम से कम अपनी रिवीजन में देना चाहिए, सो दैट आपने जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है, कम पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है दैट डजंट मैटर, लेकिन आप उसकी रिवीजन जरूर करें, उसको दोहराएं। क्योंकि उसी से वो जो कंसेप्ट है या फिर वो फैक्ट है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखिएगा, सक्सेस है क्या? सक्सेस इज बेसिकली सम, जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना आपके, जो मैंने अभी बात की, जो आप डे इन एंड डे आउट करते हो, जो दिन प्रतिदिन आप दोहराए गए छोटे छोटे प्रयास हैं आपके, उसी का योग है, उसी का योग फल है सफलता यानी कि सक्सेस। तो ये बात आप याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस यू हैव टू डू इट डे इन एंड डे आउट। हैविंग सेड दैट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, सब्सक्राइब करें। एंड अ लॉट ऑफ अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अदर सेशंस हैं, वो भी इस पे आ रहे हैं। चाहे वो स्टैटिक जीके के सेशंस हो या फिर एसए के सेशंस हो, यू आर सून गोइंग टू हैव ऑल ऑफ देम ऑन दिस वेरी चैनल। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगी जिनकी मैं बात करूंगा, कुछ शिखर सम्मेलन होंगे जो कि इंटरनेशनल समिट्स है, उसकी बात करूंगा। सेशन को मैं बाइलिंगुअल रखता हूं, आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी और इंग्लिश जो है द्विभाषी जो सेशन है वो यहाँ पर रहता है हमेशा। सो आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। स्टार्ट करना चाहता हूं मैं इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी न्यूज से। यहाँ पे केर स्टामर जो है, ही इज फाइनली द न्यू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी बात है। ऋषि सुनैक की जो पार्टी थी, टोरीज बोलते हैं उसको, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, वो फाइनली हार चुकी है। अब ये हार आप सिर्फ ऐसे मत देखो कि ऋषि सुनैक जो है उनकी पार्टी हार गई। इट इज मच मोर देन दैट, मैं वो आपको बताऊंगा। हालांकि वो तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीती गए हैं, लेकिन बात होती है बहुमत की, और बहुमत मिला है किसको? लेबर पार्टी को। जी हाँ, अलग अलग पार्टीज होती है, जैसे हमारी यहाँ पे मेजर पार्टी क्या है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी कई पार्टीज हैं। वहां पे मेजर ये दो पार्टीज रहती हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। तो 14 साल बाद कंजर्वेटिव्स हारे और लेबर जीती है। तो ये कीयर स्टामर क्या है? ये मानवाधिकार के वकील भी रह चुके हैं, ठीक है, एंड ही इज अ लेबर लीडर। ये लेबर पार्टी के लीडर हैं कीर स्टामर। तो ये पहले तो आप याद रखें, कीर स्टामर जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अब 2010 से 16 तक, जैसे डेविड कैमरून ले लो, फिर टेरेसा मे आई, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, अब फाइनली ऋषि सुनक। तो आप ये मान के चले कि 2010 से 2014 तक कौन रहा है वहां पे? कंजर्वेटिव पार्टी ही रही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेहरे बदलते गए लेकिन पार्टी एक ही थी पिछले 14 साल से। नाउ दैट्स अ बिग ड्यूरेशन ऑफ 14 लॉन्ग इयर्स। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको यही मतलब पॉइंट है कि आप कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी उसकी रेलेवेंस पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में यहां नहीं जाना है, लेकिन हमें कम से कम पता हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ब्रिटेन में क्या है कि फेस बदलते रहते हैं, मतलब जब भी इलेक्शन जीते भी हैं ये, सो दे कीप ऑन चेंजिंग द फेस, एंड दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि 2010 के बाद अब लेबर पार्टी की सरकार आई है, तो काफी देखने वाली बात होगी किस तरह से ये जो पॉलिसीज है उसमें चेंज करते हैं। बेसिकली इनके जो मुद्दे होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटेड टू इमिग्रेशन है, या यूरोप के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज ब्रेक्सिट तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह का रिलेशन चाहता है ब्रिटेन यूरोप के साथ, वो देखने वाली बात रहेगी। सो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इनका पूरा का पूरा ये एस्पेक्ट जो है। रिफ्यूजी क्राइसिस है दुनिया में, तो रिफ्यूजीज को किस तरह से ये डील करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं एक और व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति जो है
ये हमारे लिए, मतलब भारतीयों के लिए, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग सो। नाम है इनका एंटोनियो कोस्टा, ठीक है ये पोर्टुगीज है, नो डाउट अबाउट दैट। 2015 से 2024 तक ये प्रधानमंत्री रहे पोर्टुगल के, तो यहीं से आपको पता चलता है कितने सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, इनको चुन लिया गया है एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। जी हाँ, यूरोपीय परिषद जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में ये दिसंबर 2024 में अपने ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं। नाउ दिस इज वन थिंग, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं कि रेलेवेंस की बात आती है, तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा, बहुत खुशी भी होगी कि एंटोनियो कोस्टा साहब जो हैं ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। एंटोनियो कोस्टा जो है, इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है। पता है आपको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सिंपल लाइफस्टाइल इनका रहा है। चाहे ये प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन लाइफस्टाइल अपना बहुत सिंपल रखा, सिंप्लिसिटी के ऊपर चले। जैसे गांधी जी कहते थे कि देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो उसी चीज को फॉलो करते, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को। और ये गोवन ओरिजिन के हैं। देखिए, आपको शायद पता होगा 1961 यानी कि 1961 तक जो गोवा है, जो स्टेट है, वो पोर्टुगीज रूल के अंडर थी। उसके बाद ही ऑपरेशन विजय के थ्रू वो इंडिया का, इंडियन यूनियन का एक इंटेग्रल पार्ट बनी। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब गोवन ओरिजिन के पोर्टुगल में मूव हो गए थे। पहले दे मूव टू पोर्टुगल बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ पोर्टुगल ओनली। 1961 से पहले वो पोर्टुगीज रूल के अंडर आता था। सो कहने का मतलब ये है कि पोर्टुगल में गोवा से बहुत सारे लोग हैं जो गोवा के ओरिजिन के हैं। सो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ही इज अ गोवन ओरिजिन पोर्टुगीज। ठीक है, ये गोवा के ओरिजिन के पोर्टुगीज हैं, एंटोनियो कोस्टा। खास बात क्या है, प्रवासी भारतीय सम्मान जो होता है, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोगों को दिया जाता है जो विदेश में सेटल हो चुके हैं, 2017 में ये इनको दिया गया था। और इन्होंने वो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की हम बात करते हैं, ओसीआई कार्ड, उसको भी होल्ड किया हुआ है, जो हमें जानकारी मिली है। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि ओसीआई कार्ड होल्डर, एक गोवन ओरिजिन का व्यक्ति अब प्रेसिडेंट बनने जा रहा है यूरोपियन काउंसिल का, यानी कि यूरोपीय परिषद का। ये बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा। सो ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। आई होप यू गेट द पॉइंट। सो अभी कौन है, 2019 से 2024 दिसंबर तक, जो मतलब यहाँ 2024 तक इनकी टर्म रहने वाली है, ही इज चार्ल्स मिशेल। तो ये बेसिकली बेल्जियन है, बेल्जियम के हैं ये। ठीक है, ही इज द वन जो कि एट प्रेजेंट है। इनको ही सक्सीड करने वाले हैं एंटोनियो कोस्टा। आई होप यू आर मेकिंग सम सेंस ऑफ दीज न्यूज। ये सिर्फ पर्सनली न्यूज नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। तो प्लीज लुक इट दैट वेज। ठीक है, मतलब आप जो कहते हैं ना, खबर जो है उसका थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने वाली बात है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बट यू हैव टू नो कि क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उस न्यूज की। दैट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं स्वप्ना कलिंगल की। स्वप्ना कलिंगल जो है, शी हैज वन द स्पाइस अवार्ड 2024। क्या जीता है? स्पाइस अवार्ड 2024 इन्होंने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आईसीएआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च है। कहां पर है बेटे? ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ चुका है, कोझिकोड यानी कि केरला के अंदर है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ही स्पाइस अवार्ड बनाया है, इसी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, टू रिकॉग्नाइज न्यू एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग मेथड इन द स्पाइस बिजनेस। हम जब भी स्पाइस की खेती करते हैं, मसालों की खेती करते हैं, तो उसके अंदर अगर पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके होंगे या कोई और मतलब बढ़िया तरीका होगा, तो जो वो इजाद करता है, जो उस पर काम करता है, उसके लिए अवार्ड बना है। तो ये स्वप्ना कलिंगल को मिला है। क्योंकि मैं अभी इस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे आईसीएआर की चंद्रा के बारे में। आईएएसईआर चंद्रा जो है बेटे, उसका नाम कैसे पड़ा? आईएएसआर मतलब क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। चंद्रा मतलब ये, चंद्रा क्या है? ब्लैक पेपर की एक वैरायटी है जो इन्होंने डेवलप की है, लॉन्ग स्पाइक वाली, बहुत शानदार ये वैरायटी। इसकी यील्ड भी काफी ज्यादा है। ये अभी आपको हरी दिख रही होगी, बाद में जब इसको सुखा देते हैं तो ये काली मिर्च बन जाती है। जो पेपर की आप बात करते हो, काली मिर्च की बात करते हो, वो यही है। सो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये भी आता है कि आईआईएसआर चंद्रा बहुत न्यूज में थी, या सिंपली चंद्रा किसकी वैरायटी है? ब्लैक पेपर की वैरायटी है, बेल पेपर की वैरायटी है, या किसी और चीज की वैरायटी? तो आपको पता होना चाहिए
ये एक काली मिर्च की वैरायटी है IISR चंद्रा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च यूज में है, सो यस यू कैन हैव चंद्रा एज वेल इन योर क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटे, मैं 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करने वाला हूं जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में थी। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूंगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हुई उसकी बात करेंगे, सेबेक्स की बात करूंगा, विल टॉक अबाउट वेपन सिस्टम स्कूल्स, अभी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेमंत सोरेन साहब की बात करेंगे, ग्रॉ प्री की बात करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल। सो मतलब ये जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन योर राउंड अप ऑफ वीकली करंट अफेयर्स, तो बने रहिए। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर पीस एंड सिक्योर फ्यूचर की, एक एक्सरसाइज की मैं बात करने वाला हूं, विच इज एक्सरसाइज मतलब सैन्य अभ्यास की मैं बात करने वाला हूं। नाम है मैत्री 2024। तो अभी फिलहाल चल रहा है, 15 जुलाई तक चलेगा, ताक प्रोविंस में, थाईलैंड में। ठीक है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज किसके बीच में बेटे, ये एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। बहुत बढ़िया। ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? इसको इस्टेब्लिश तो 2006 में किया गया था, लेकिन उस समय इसको बोला जाता था थाई इंडियन कोऑपरेशन फील्ड एक्सरसाइज, यानी कि तिकफे। उसके बाद 2013 में इसका नाम रख दिया गया था मैत्री। तो ये आप ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, तो फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो अगर आपको ना पता हो तो। 13th एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मैत्री किस किस के बीच में होता है। जैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, फॉर एग्जाम्पल एक शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच में है, ठीक है, लेकिन अगर अकेला मैं मैत्री लिखता हूं दैट इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो मैंने जानबूझ के मेंशन किया है आपके लिए, सो दैट ऑन वन स्क्रीन यू सी, एग्जाम में आया तो आप कंफ्यूज ना हो शिन्यू मैत्री और मैत्री के बीच में। सिंपल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। नोमैडिक एलिफेंट बहुत न्यूज में था, 16वां संस्करण जो है नोमैडिक एलिफेंट का, जो कि किसके बीच में है, इंडिया, ध्यान से सुनो, एंड मंगोलिया। ये वैसे काफी कॉमन है बट एनीवेज, इंडिया मंगोलिया के बीच में। ये भी 16 जुलाई तक चलेगी। ये उमरोई में हो रही है। उमरोई कहाँ पे है? मेघालय में है। यहाँ पे काफी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, खाना बदोश हाथी, सो वी कांट कॉल दैट नोमैडिक एलिफेंट। हिंदी में भी नोमैडिक एलिफेंट ही रहेगा, बिकॉज ये नाम है। और अगर मैं बात करता हूं मंगोलिया की, ये आप देख सकते हैं मंगोलिया के सैंडविच्ड कंट्री है चाइना और रशिया के बीच में, ऊपर रशिया नीचे चाइना। और आप देख सकते हैं इसकी जो कैपिटल है दैट इज उलान बतार। सो उलान बतार इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। यू गॉट टू कीप दैट वेरी थिंग इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दिस इज। और भारत का जो रिलेशन है वो इससे अच्छा ही रहा है। यहाँ पे है उलान बतार, यू कैन सी दैट। ठीक है, उलान बतार इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, एज सिंपल एज दैट। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि दो ही इसके नेबर्स हैं, रशिया और चाइना, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज आर द नेबर। इसका कई बार इन कंट्रीज को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी में काफी इंटरफेरेंस देखी जाती है, और ये बहुत ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते इन कंट्रीज को। दिस इज अ ड्रॉबैक एज वेल, बहुत स्ट्रॉन्ग नेबर्स होने का ड्रॉबैक भी होता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। दिस इज अगेन गोना बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एससीओ की जो अभी मीट हुई है, और इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में ले सकते हो। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो व्हेन वी टॉक अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटे, अभी हमने रिसेंटली देखा इसकी 24th मीटिंग हुई, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट टुक प्लेस। भारत की तरफ से वैसे अभी हमने देखा कि ये एस जयशंकर जी जो हैं इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इसके काफी मायने हैं, विल टॉक अबाउट दैट ऑफ कोर्स। पहली बात है कहां पर हुई है, अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है जी। सो हमने देखा इट टुक प्लेस इन अस्ताना। सो अस्ताना कहां पे है? अस्ताना इज इन कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की कंट्री है। सबसे खास बात क्या है इसकी, मतलब ये वाली जो मीट हुई है, इसकी सबसे खास बात जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेलारूस इज नाउ अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये बेलारूस के जो प्रेसिडेंट वो भी खड़े हुए हैं। सो बेलारूस हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स विच मेंबर, एज इट्स 10th फुल मेंबर। सो 10वें सदस्य के रूप में
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, पहले ईरान ने ज्वाइन किया था, 9th मेंबर वो था, अब फाइनली इन्होंने ज्वाइन किया। सो या दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि ऑफ कोर्स बेलारूस इज द मेंबर, बाकी मेंबर्स की भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको जो पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि पहले बेलारूस क्या था, ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड कर रहा था, अब ये फाइनली मेंबर बन गया। सो या दैट इज इंपॉर्टेंट। हालांकि अफगानिस्तान, मंगोलिया भी आप कह सकते हैं कि दे आर ऑब्जर्वर्स। अच्छा, एससीओ की मैं जब बात करता हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी? बीजिंग में। सो बीजिंग यानी कि चाइना। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, नाम में शंघाई, लेकिन हेडक्वार्टर्स इन्होंने कहाँ बनाया? बीजिंग में। तो इनको चाहिए था हेडक्वार्टर्स भी शंघाई में बनाते, आपका थोड़ी मेहनत कम हो जाती है एग्जाम में, बट कांट हेल्प इट, इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। एक्चुअली पहले शंघाई 5 हुआ करता था, उसके बाद उज्बेकिस्तान इसके साथ मिला तो इन्होंने इसको बना दिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में बन गई थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में 2017 में ज्वाइन किया, ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया और बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया, ये आप ध्यान में रखेगा। तो जैसे पहले 6 मेंबर थे 2001 में, इंडिया और पाकिस्तान जुड़े तो 8 हो गए, फिर 9वां ईरान जुड़ा और 10वां बेलारूस जुड़ा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ याद करने की, कि सेंट्रल एशिया की सभी कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया की सभी कंट्रीज हैं एक्सेप्ट क्या? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान जो है उसको छोड़ के सेंट्रल एशिया की सब कंट्रीज है, कौन सी बचती हैं? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन वी हैव गॉट ताजिकिस्तान होगी, उज्बेकिस्तान होगी, कजाकिस्तान हो गई, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मतलब ऑल द अदर कंट्रीज जो है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, दे आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ, ये आप ध्यान में रखेंगे, विच इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। सो तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर, ये बस आप याद रखेगा, बाकी मेंबर्स है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, ये मेंबर वहां पर नहीं है। वुड लाइक टू शो यू द मैप, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये देख रहे हो। और अभी समिट कहाँ पे हुई है? अस्ताना में हुई है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, द क्वेश्चन इज कि यार ये वाटर बॉडी मुझे दिख रही है, कैन यू नेम दिस? नाउ आई थिंक इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, यू ऑल कैन आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर हो जाएगा। ये तो कैस्पियन सी है, इस सी का नाम क्या है बस ये मुझे बता दो, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सैंडविच्ड है। सो यू श्योरली कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, देखिए एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? एससीओ के हेडक्वार्टर्स तो हमारे बीजिंग में है, लेकिन यहाँ पे ना एससीओ की जब बात करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एससीओ के हेडक्वार्टर्स है चाइना में, बीजिंग में, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक बॉडी है जिसको बोलते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जो इनकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है बेटे, किसकी? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकंद में। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो बाई चांस अगर कोई पूछ लेता है कि रैट्स कहाँ पर है, पहली बात तो रैट्स किसकी एक मतलब किसका पार्ट है रैट्स? तो रैट्स जो है वो एक एंटी टेरर कोऑपरेशन है, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके हेडक्वार्टर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये मैंने काफी चीजें आपको बता दी, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कौन सी कंट्रीज हैं, वी टॉक अबाउट देम, ठीक है जी। तो सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज होगी, चाइना होगी, रशिया होगी, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, तो ऐसे हमारी कंट्रीज पूरी बन जाती हैं। क्लियर? सो एनी डाउट स्टिल हियर? इन केस यू गाइस हैव, यू आर फ्री टू आस्क मी। आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एक समिट की, काफी इंपॉर्टेंट समिट है, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दैट, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। अब इंपॉर्टेंट क्या, अभी जस्ट ये हुई है, इसको मैं परसों ही देखा है हमने, काफी न्यूज में थी, और ये भारत मंडपम में हुई, न्यू दिल्ली में हुई, तो काफी इसकी हाइप थी वैसे भी। तो कहाँ पर हुई है बेटे? न्यू दिल्ली में हुई है, इंडिया में ऑफ कोर्स हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में हुई है। एंड किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इश्यूज को सॉल्व कर सकती है, उसका कैसे पोटेंशियल यूज किया जा सकता है, उसके बारे में बात की गई। ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये समिट हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समिट कहां पर हुई? दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट अकॉर्डिंग। क्लियर है? आगे बढ़े। सो आई होप यू फाइंडिंग दिस सेशन वैल्यू एडिशन। वैसे भी अगर वीकेंड पे आप आधा घंटा दे रहे हो इस सेशन को एंड यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, तो आई थिंक इट्स एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज।
और सबसे अच्छी बात है ये बाइलिंगुअल है, द्विभाषी है। जो भी मेरे साथी हिंदी मीडियम के हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी प्रयास रहेगा। एंड कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, यू कैन श्योरली कमेंट एंड लेट मी नो। सेशन अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बताओ, सेशन खराब लगे तब भी कमेंट करके बताओ, दैट्स व्हाट आई फील। इंडियन नेवी ने बेटे सर्टिफाई किया है एक न्यू एक्सप्लोजिव जिसका नाम है सेबेक्स 2। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सेबेक्स की हम बात करते हैं, SEBEX की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखेगा। सबसे पहली चीज, कोई भी एक्सप्लोजिव जो है, कोई भी बॉम्ब जब बनाया जाता है, अक्सर देखा गया पूरी दुनिया में जो बहुत पावरफुल बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, एटॉमिक एक्सप्लोजन होते हैं। लेकिन इंडियन नेवी ने जो डेवलप किया सेबेक्स 2 बेटे, ये एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, लेकिन इट इज ट्वाइस एज लीथल एज स्टैंडर्ड TNT। जो हम ट्राइनाइट्रोटोलिन की बात करते हैं उससे ये 2 गुना ज्यादा एक्सप्लोजिव है, ज्यादा खतरनाक है। और जो नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज है उन्होंने ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत नेवी के साथ मिलकर इसको बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेबेक्स क्या यूज करता है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है, HMX को यूज करता है। और हमने देखा है कि इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसकी खास बात क्या है, इट इज अ नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये इसकी एक खास बात है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। कि अब सवाल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। सवाल बनेगा जी सेबेक्स 2 बहुत न्यूज में था, सेबेक्स 2 क्या है, एक ड्रोन है, एक बॉम्ब है, एक मिसाइल है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सो यू हैव टू नो इट्स अ बॉम्ब, इट्स अ नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो TNT से भी ज्यादा पावर रखता है। तो ये किस पे बेस्ड है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स पे बेस्ड है, TNT से 2 गुना से भी ज्यादा लीथल है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली TNT हम यूज करते हैं शेल्स में, बॉम्ब्स में, ग्रेनेड में, लेकिन अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ जो हमारे वेपन्स हैं वहां पे सेबेक्स को इंटीग्रेट किया जाए, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान में रखेगा। डेंटेक्स है, ट्रोपेक्स है। अब देखो टॉपेक्स और डेंटेक्स क्या है, दे आर यूज्ड इन कन्वेंशनल वॉरहेड्स, लेकिन बात फिर से वही आती है कि सेबेक्स जो है वो बहुत ज्यादा लीथल है और नॉन न्यूक्लियर है, तो ऑफ कोर्स इसके यूसेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं उनको हम रैंडमली यूज नहीं करते टैक्टिकल वॉरफेयर में अनफॉर्चुनेटली, इसलिए उनका यूसेज बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इनॉग्रेशन हुई है, उद्घाटन हुआ है किसका, इंडियन एयरफोर्स के वेपन सिस्टम स्कूल का। देखिए जब वेपन्स ब्रांच आई थी अलग ब्रांच 2022 में, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह का स्कूल मिलेगा देखने को। एंड फाइनली एयर चीफ मार्शल जो VR चौधरी साहब हैं, जो 2021 से इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये बस ध्यान में रखें कहां पर है, हैदराबाद में। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज अगर आप एयरफोर्स अकेडमी की बात करते हो तो हैदराबाद के पास ही वो, तो एयरफोर्स पायलट्स की या एयरफोर्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी वहीं पे होती है, तो वहीं पे इन्होंने बनाया है। इट इज टू एनहांस इट्स कैपेबिलिटीज थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर न्यूली फॉर्म्ड वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफिसर्स। ये मैंने बताया ना आपको, वेपन सिस्टम्स के जो ब्रांच है, जो वेपन सिस्टम ब्रांच है उसके ऑफिसर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाएगा। 2 साल पहले ही हमने देखा था वेपन सिस्टम ब्रांच बनी थी और तब से ही एफर्ट्स लग गए थे कि हमें एक प्रॉपर वेपन सिस्टम स्कूल बनाना है। तो इंडियन एयरफोर्स का वेपन सिस्टम स्कूल यानी कि भारतीय वायुसेना की जो हथियार प्रणाली का स्कूल है, उसका उद्घाटन, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। कहां पर, हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, प्लीज ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड्स। सॉर्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पर्सनैलिटी की मैं बात करूंगा, उसके बाद स्पोर्ट्स जगत की एक न्यूज आएगी। वो पर्सनैलिटी जो है वो काफी ज्यादा अभी न्यूज में बने रहे थे, मैं उस न्यूज के ऊपर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन हेमंत सोरेन जो है, ही इज अगेन द झारखंड चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, अब ये दोबारा की बड़ी सिग्निफिकेंस है। हेमंत सोरेन जो है वो दोबारा से बन चुके हैं झारखंड जो एक स्टेट है उसके मुख्यमंत्री। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो हेमंत सोरेन जो है वो 2013 से 14 के बीच में भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसका 2019 से 24 के बीच में भी रहे, उसके बाद फाइनली 2024 में ये जुलाई में दोबारा से बन चुके हैं व्हाट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन द टर्म ही हैज गॉट। तो मैं तो तिबारा बोलना चाहूंगा, बट एनीवेज, तो शिबू सोरेन के बेटे हैं, शिबू सोरेन, जो कि इनकी पार्टी है जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा,
JMM, तो उसको ही लीड करते रहे हैं। तो एनीवे, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हेमंत सोरेन बहुत न्यूज में थे, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो लॉट ऑफ लीगल टसल ही वाज इनटू, दैट्स द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ग्रां प्री की बात करते हैं। ग्रां प्री अभी रिसेंटली हुई, बड़ी एक इंटरेस्टिंग ग्रां प्री हुई, ऑस्ट्रियन ग्रां प्री हुई। तो अब ये भी इसी हफ्ते में मैं काउंट कर रहा हूँ, 30 जून को वैसे तो हुई थी। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। यहाँ पे जॉर्ज रसल, इनका नाम वैसे आपने ज्यादा सुना होगा नहीं। सो जॉर्ज रसल जो है, ही हैज वन द ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2024। जो ऑस्ट्रिया की ग्रां प्री हुई, हर सीजन में एक बार होती है, तो वो फाइनली इन्होंने अपने नाम कर ली है। दैट इज ऑफ कोर्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब देखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ पे ही इज अ ब्रिटिश रेसर, ठीक है, वो तो चलो है ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जीतना मैक्स वेट्सपेन जो था, उनके उनके कयास लगाए जा रहे थे, वो नहीं जीती है, इसलिए मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बताना चाहूंगा, इस साल की सभी ग्रां प्री में आप मैक्सिमम टाइम कहां देख रहे हो, किसका नाम देख रहे हो? मैक्स वेट्सपेन का ही नाम देख रहे हो। तो ऐसा क्या हुआ है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में कि जॉर्ज रसल जो ब्रिटेन के हैं वो जीत गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैक्स वेट्सपेन जो है और लैंडो नॉरिस जो है मैक्लेरन के, दोनों चैंपियन ड्राइवर्स हैं। इनकी जब मतलब ये लीड ले रहे थे तो आपस में कार टकराती है, इसी की वजह से पूरा रेस का कोर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जी रसल जीत जाते हैं और मैक्स वेट्सपेन जो कि 5वें स्थान पर आते हैं, लुई हैमिल्टन भी 4थे स्थान पे हैं। सो ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं। सो ब्रिटेन के लिए दो बड़ी न्यूज आ गई हैं। एक तो जी रसल जो F1 रेस जीत चुके हैं, कौन सी? ऑस्ट्रियन ग्रां प्री। दूसरा ऑफ कोर्स के स्टैमर जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। सो एनीवेज, मतलब दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यू नेवर नो कब एग्जाम में आ जाए, सो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस थिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे जो एक मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है बेटे, उसने बताया है कि दुनिया की सबसे महंगी और दुनिया के सबसे सस्ते शहर कौन से हैं। अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सिटीज क्या है? यह है हांगकांग, सिंगापुर, जुरिक। तो हांगकांग, सिंगापुर और जुरिक जो है वो सबसे महंगी है। ऑफ कोर्स जेनेवा, बेजल। तो आप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखना है यहाँ पे, टॉप 5 में आपको जुरिक है, जिनीवा है, बेजल है। दीज आर ऑल स्विस सिटीज, ये स्विट्जरलैंड की सिटीज है ना। तो आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड कितना महंगा है, बिकॉज टॉप 5 में 3 तो इन्हीं की हैं, टॉप पे हांगकांग, सिंगापुर। एनीवेज, लीस्ट एक्सपेंसिव जो बहुत सस्ती सिटीज की मैं बात करता हूँ, उसमें दो जो हैं वो तो नाइजीरिया की हैं, उसके बाद इस्लामाबाद है, उसके बाद बिश्केक है, उसके बाद कराची है। अब एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको नोट करने के लिए है, ये देखिए टॉप 5 में पाकिस्तान की 2 सिटीज आ रही हैं। रिसेंटली करेंसी काफी वीक हुई है वहां की, तो आप अगर वहां पे जाते हैं, इफ यू स्पेंड, इट सर्टनली इज गोइंग टू बी वेरी लेस एक्सपेंसिव फॉर यू, क्योंकि करेंसी वहां की काफी वीक हुई है। सो एनीवेज, स्विट्जरलैंड का ये भी है, मतलब शुरू से ही हमने देखा है कि इट इज, इसकी सिटीज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज है पूरी दुनिया की। सो एनीवेज, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रैंकिंग है उसके हिसाब से ये रैंकिंग है। सो इवन इफ यू नो द टॉप वंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पता है कि हाँ हांगकांग टॉप पे, यहाँ पे अबूजा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, क्योंकि नाइजीरिया का लागोस पता है, अबूजा नहीं पता होता, तो अबूजा कहाँ पर है, लागोस कहाँ पर है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। या बिश्केक कहाँ की कैपिटल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किर्गिस्तान, एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू हैव गेन्ड इमेंसली फ्रॉम द सेशन। ये आधे घंटे के सेशन में आपने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। डू शेयर द सेशन अगर आपको यूजफुल लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर ऑल दीज अमेजिंग पावर पैक्ड सेशंस जो कि आगे आने वाले हैं। आकाशन जी के बूस्टर पे जाके इसका पीडीएफ जरूर ले लेना। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड और यू कैन सिंपली सर्च, आप इसको सर्च कर सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी लीडिंग, यू विल बी लीडेड टू दैट पर्टिकुलर जो चैनल है, वहां पे जाके आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई रियली होप कि ये सभी सेशंस जो हैं दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। आई वुड रियली एक्सपेक्ट यू गाइज टू कमेंट एंड लेट मी नो ये सेशन कैसा लगा। और ऑफ कोर्स जाने से पहले मैं फिर से याद करा दूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द वीक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि जिसने भी इसका आंसर दिया उसको मैं उसका नाम मैं पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। सो ये एक सी है, इसका आपने नाम बताना है। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू श्योरली कैन लेट मी नो क्या इसका नाम है। So that's very much it from my side. I hope you have a great weekend ahead. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एंड कीप स्टडिंग, कीप
ग्राइंडिंग हार्ड सो दैट यू कैन रीच वेयर यू आर इंटेंडिंग टू गो। जो भी आपका एम है उसके लिए मेहनत करें, ऑनेस्ट मेहनत करें, समय जो है उसको वेस्ट ना करें। ये भी एक रीजन है कि मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखने की कोशिश करता इस सेशन को, बिकॉज दैट डजंट मेक एनी सेंस बहुत लंबा सेशन करने का। सो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखें, रिवाइज करें, नोट्स इसके बनाएं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।